मैं सुषमा त्रिवेदी, प्रोफेसर इतिहास विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय, अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में हम जापान के इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे, पहले लेक्चर में हमने इकाई 1 और 2 करी थी, जिसमें मैंने आपको जापान के इतिहास का एक सामान्य परिचय दिया था, एक पृष्ठभूमि तैयार की थी प्राचीन जापान के इतिहास के विषय में। आपका ये पेपर शुरू होता है मध्यकालीन और आधुनिक जापान का इतिहास। तो आज हम लोग इकाई 3 और 4 करेंगे, और इकाई 3 में हम मुख्य रूप से बात करेंगे जापान का विदेशियों के साथ संपर्क, किस प्रकार से विदेशी शक्तियों ने जापान में प्रवेश करने के प्रयास आरंभ किए और उन्हें जापान में प्रवेश मिला। उसके बाद जापान में जब विदेशियों का आगमन शुरू हुआ तो जापान में जो शासन तंत्र था, तोकुगावा शासन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, केंद्रीय शासन की, प्रांतीय शासन की और सैन्य अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी कि विदेशियों को जापान में कितने अधिकार दिए जाने चाहिए, उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जब जापान में विदेशियों का प्रवेश हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप जापान में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, किस प्रकार के राजनीतिक बदलाव आए, इन सब के बारे में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, इकाई 3 में पढ़ेंगे। और इकाई 4 में विशेष रूप से पढ़ेंगे जापान में राजसत्ता की पुनर्स्थापना, मेजी रेस्टोरेशन जिसको कहते हैं, मेजी पुनर्स्थापना, और मेजी पुनर्स्थापना के प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से पुनर्स्थापना हुई और उन्होंने मेजी शासन ने जापान को एक नया संविधान देने का प्रयास किया। तो इन विषयों पर चर्चा करने से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विश्व भर की नजरों में पूर्वी देश, विशेष रूप से चीन और जापान को वहाँ के इतिहासकारों ने एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित या उसके विषय में लिखने का प्रयास किया है। और उनकी ये विचारधारा रही है कि जापान, चीन के समान जापान भी एक बंद देश था। बंद देश का अर्थ है कि उसका विदेशियों के साथ कोई संपर्क नहीं था। विदेशी उस देश में बहुत स्वागत योग्य नहीं थे, और विदेशों के साथ व्यापार संबंध भी जापान जैसे देशों का नहीं था। इसलिए उन्होंने उनको एक बंद राष्ट्रों की श्रेणी में डाला। लेकिन अब जब इतिहास लेखन में कुछ नई परंपराएं आई हैं, इतिहास लेखन को बहुत ही निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया, तो हम ये देखते हैं कि ये देश बंद देश नहीं थे, दे वर नॉट क्लोज्ड कंट्रीज, क्योंकि इनका संपर्क अपने सीमित साधनों के, उस समय यातायात के साधन बहुत नहीं थे, समुद्री नौवहन बहुत प्रगति नहीं कर रहा था, बहुत बड़े जहाज नहीं बनाए जाते थे जो कि खुले समुद्रों की यात्रा कर सके। तो चीन के साथ विशेष रूप से उसके पास आंतरिक भूमि इतनी अधिक थी कि वहां ही वो स्थलीय मार्गों से व्यापार भी कर सकता था और उससे विदेशों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, जापान के साथ ये था कि जापान ने विदेशी व्यापार में रुचि इसलिए नहीं ली क्योंकि वहाँ की जो सामंती व्यवस्था थी उसमें आंतरिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपभोग के लिए पर्याप्त साधन थे, सो विदेशी व्यापार में बहुत रुचि नहीं ली। लेकिन ये जो लिखना कि ये बंद देश थे, यहाँ सभ्यता नहीं थी और ये पिछड़े हुए देश थे, इस तरीके की छवि प्रस्तुत करने का मुख्य कारण ये था कि पूर्वी संस्कृतियों को समझना, उनके मर्म को समझना, पश्चिमी जो विजिटर्स आ रहे थे, जो यात्री आ रहे थे, उनके लिए संभव ही नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्होंने इन देशों के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें लिखी, जिनका कि अब आधुनिक इतिहासकार जब डिकंस्ट्रक्शन अप्लाई किया जाता है, नई इतिहास के सिद्धांतों को अप्लाई किया जाता है, तो हम पाते हैं कि ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ये बंद देश नहीं थे, इनका आपस में संपर्क था, अपने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के साथ इनका संपर्क था। जैसे जापान की हम बात करें तो जापान का कोरिया प्रायद्वीप के साथ बहुत निकट का संबंध था, कोरिया के माध्यम से चीन के साथ संबंध था, दक्षिण में प्रशांत महासागर के द्वीप फिलीपींस और अन्य देशों के अन्य द्वीपों के साथ भी उसका संपर्क था।
इस तरीके से पहला जो हमें मिथ डिस्पेल करना है जापान का इतिहास समझते समय, वो ये है कि जापान एक बंद देश, पूरी तरीके से बंद देश नहीं था। हाँ, विदेशियों का स्वागत चाहे चीन रहा हो, चाहे जापान रहा हो, इन देशों में इसलिए नहीं था कि विदेशियों के साथ व्यापार के साथ-साथ हमेशा उनका धर्म उसको फ़ॉलो करता था। जहाँ पर भी ये व्यापार के लिए जाते थे, वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करना आरंभ कर देते थे और ये चीज़ें रोकना चाहते थे जापान और चीन, ये दोनों ही देश। अब हम देखेंगे कि जापान का, क्योंकि मेiji रेस्टोरेशन, जापान में राजतंत्र की वापसी का जो सबसे बड़ा कारण प्रकट होता है, वो यही था कि विदेशियों का जापान में आगमन, विदेशियों को लेकर के जापान के आंतरिक राजनीति में जो विवाद उत्पन्न हुआ, जो नए-नए समीकरण बने और जिनके कारण एक बार पुनः राज्य सत्ता की स्थापना हुई जापान में और सैनिक शासन तंत्र का अंत हुआ, तोकुगावा का अंत हुआ, उसके लिए विदेशी आगमन एक बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो अब हम सबसे पहला जो विषय लेंगे वो होगा जापान में विदेशियों का आगमन। जापान में प्राचीन काल को हम छोड़ दें, जब हम मध्यकाल से या आधुनिक समय की बात करें, तो सबसे पहले जापान में आने वाली विदेशी शक्ति थी पुर्तगाली, जिनको कि जापानियों ने आइबेरियंस कहा। ये पुर्तगाली भी दुर्घटनावश जापान आ गए थे, क्योंकि उनका पुर्तगालियों का एक समुद्री जहाज प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी वजह से उस जहाज के यात्रियों ने और उसके कैप्टन ने जापान के एक दक्षिणी पश्चिमी द्वीप तानेगाशिमा में शरण ली और तानेगाशिमा में शरण लेने के बाद वहां पर जब पुर्तगालियों ने उस समय के जो तोकुगावा शोगुन था हिदेयोशी के साथ संपर्क किया, तो हिदेयोशी पुर्तगालियों से इसलिए विशेष रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि वो अपने साथ बारूद वाले हथियार लेकर के आए थे और जापान एक लंबे समय तक एक सैन्य मानसिकता का राष्ट्र रहा है। तो विशेष रूप से अभी जबकि हम बात कर रहे हैं, हम लोग 1603 में अंततः वहां सैनिक तंत्र का शासन हो गया, शोगुन का शासन हो गया। तो इन परिस्थितियों में पुर्तगालियों को लगभग एक तरीके से स्वागत ही किया शोगुन हिदेयोशी ने और उनको 1543 में नागासाकी शहर में अपना व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति भी दे दी गई और हालांकि बहुत सशंकित थे जापानी विदेशियों को लेकर के और वो ये नहीं चाहते थे कि विदेशियों को अबाधित प्रवेश जापान में दिया जा सके, कि वो जहां भी चाहें जापान में जा सकते हैं या जो चाहे गतिविधि कर सकते हैं। वो विदेशियों के आवागमन को पूरी तरीके से नियंत्रित रखना चाहते थे। लेकिन अगेन विदेशी हथियारों का, विशेष रूप से बारूदी हथियारों का इतना मोह था क्योंकि अभी तक युद्ध के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे जापानी। इसलिए उन्होंने हिदेयोशी ने पुर्तगालियों का न केवल स्वागत किया बल्कि उन्हें नागासाकी में अपना व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये विदेशी, विशेष रूप से पश्चिमी राष्ट्र के जो नागरिक थे, वो जहां भी जाते थे उनका पहला कदम व्यापार होता था, दूसरा कदम धर्म होता था, धर्म को लाना उस देश में, और फिर तीसरा कदम होता था अपने राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर स्थापित करना। आमतौर पर ये कहावत है साम्राज्यवाद के बारे में कि फ्लैग फॉलोज द ट्रेन। जो झंडा है उस देश का, वो उस देश के व्यापार के साथ ही उस देश में उसके पीछे पीछे आता है। तो 1549 में एक बहुत बड़े पादरी फ्रांसिस जेवियर वहां पर आए, जापान आ गए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना जापान में आरंभ कर दिया। इस तरीके से जब फ्रांसिस जेवियर आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो इससे पुर्तगालियों की लोकप्रियता और उनका कहना चाहिए आत्मविश्वास जापान में बढ़ा और उसके बाद उन्होंने नागासाकी शहर जो उन्हें दिया गया था उसकी किलेबंदी करना आरंभ कर दिया। इसकी अनुमति नहीं दी गई थी और जब उन्होंने नागासाकी की किलेबंदी आरंभ की तो हिदेयोशी ने वहां पर 1587 में आक्रमण नागासाकी पर किया और नागासाकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी जापान में सबसे लंबे समय तक टिकने वाले विदेशी व्यापारी या विदेशी शक्ति जो थी वो
पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों के साथ इसके बाद भी उनके संबंध बहुत खराब नहीं हुए, बल्कि बने रहे और पुर्तगालियों का व्यापार चलता रहा, क्योंकि जो व्यापार था वो मुख्य रूप से आर्म्स का ट्रेड था, अस्त्र शस्त्रों का व्यापार था। अब उसके बाद जापान में दो पुर्तगालियों की सफलता से प्रभावित होकर जापान में दो अन्य शक्तियां आई। डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड्स के निवासी थे, और दूसरे थे अंग्रेज। डच जब यहाँ पर आए 1600 एडी में, 1600 ईस्वी में सबसे पहले डच आए, और डच व्यापारियों को भी उनका जो जहाज था डी लफीडे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उसने शरण ली जापान में। तो अगेन इस समय जो शोगुन था, तोकुगावा शोगुन इएयासु, हमने इसके पहले देखा, हिदेयोशी ने अनुमति दी थी पुर्तगालियों को जापान में प्रवेश करने के लिए। उसके उत्तराधिकारी शोगुन इएयासी ने डच लोगों को जापान में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 1623 में अंग्रेजी जहाज भी जापान के समुद्र तट पर उतरा, लेकिन इस समय जो पहला प्रयास था उसमें अंग्रेज बहुत कम समय तक, 10 वर्षों तक जापान में रहे, और 1623 में वो जापान से वापस चले गए। ये जो विदेशियों का आवागमन जापान में चल रहा था, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनके साथ सैनिक शक्ति नहीं आती थी। जब ये जापान में प्रवेश करते थे तो मुख्य रूप से व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए ये जापान में आ रहे थे। लेकिन अब जो एक नया मोड़ आता है जापान की राजनीति में, वो आता है अमेरिका के जापान में प्रवेश करने के साथ। अमेरिका में मैथ्यू पेरी नाम के एक आर्मी कमांडर थे। वो नौसैनिक जहाजों के साथ, उनके साथ 2 नौसैनिक जहाज थे और 2 व्यापारिक जहाज थे। तो आप देखिए कि उनका जो मिशन था वो आर्म्ड मिशन था, जिसमें कि सशस्त्र यात्रा कर रहे थे वो, और सशस्त्र प्रतिनिधि मंडल के साथ वो जापान की तरफ बढ़े, और बिना किसी अनुमति के उन्होंने जापान के सम्राट के समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले कोई अनुमति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही धृष्टता के साथ वो ईडो की खाड़ी में उनके समुद्री जहाजों ने प्रवेश कर लिया। ईडो इस समय तोकुगावा शोगुन की राजधानी थी, और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद उन्होंने जापान के तोकुगावा शासक के पास संदेश भेजा कि उन्हें जापान के समुद्री बंदरगाहों में उनके जहाज़ों को ईंधन भरने की सुविधा प्रदान की जाए, और जब उन समुद्री जहाज़ों के यात्रियों को जापान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। चूँकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका था मैथ्यू पेरी, तो सम्राट के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उसको रोक सके। तो मजबूरन तोकुगावा शासक को अनुमति देनी पड़ी कि वो न केवल ईंधन भरने की अनुमति दी जापान के बंदरगाहों में, बल्कि उन्होंने व्यापारिक सुविधाएं भी दी, और अनुग्रह राष्ट्र का दर्जा अमेरिका को दिया गया। अनुग्रह राष्ट्र का अर्थ है कि व्यापार करने में जो सारे विदेशी राज्य जापान में व्यापार कर रहे हैं, उनमें अमेरिकी व्यापारियों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। सो स्पेशल राइट्स या प्रिविलेज नेशन का अधिकार दिया गया अमेरिका को। सो ये सब एक भय की मानसिकता की वजह से तोकुगावा शासकों को करना पड़ रहा था। इसके बाद 1856 में एक वित्त प्रतिनिधि अमेरिका से जापान भेजा गया, जिसका नाम था टाउनसेंड हैरिस। टाउनसेंड हैरिस ने भी जो जापान की तोकुगावा सरकार थी, उससे उन्होंने विशेष अधिकारों की मांग की, और इस समय उन्हें ये दबाव के कारण और व्यापार से निश्चित रूप से लाभ भी हो रहा था तोकुगावा शासकों को। सो इस वजह से उन्होंने कुछ नए बंदरगाह अमेरिकन के लिए खोले, जिनमें कि कानागावा का बंदरगाह, नागासाकी और हायोगो के बंदरगाह थे। यहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दे दी गई अमेरिकन को, और विशेष अधिकार भी उनको दे दिए गए। इसके अलावा अभी तक क्या था कि
जापानी बहुत सशंकित थे विदेशियों से, तो वो चाहते थे कि सिर्फ जो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स थे, जो विशेष रूप से व्यापार के लिए दिए गए स्थान थे, बंदरगाह थे, वहीं पर ये विदेशी जा सकते हैं, उनको प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार राजधानी ईडो और ओसाका के समुद्री बंदरगाह पर अमेरिकियों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। ये ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हमने चीन के इतिहास में पढ़ा था कि कोई एक राष्ट्र संधि करता था और उसकी जो शर्तें थी फिर बाकी राष्ट्र भी मांग करते थे और दबाव के कारण उन सभी को वो अधिकार देने पड़ते थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संधि अमेरिका के साथ हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये अधिकार अन्य व्यापारियों को भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा टेरिटोरियल राइट्स दिए गए, क्षेत्रीय अधिकार दे दिए गए कि इतने क्षेत्रों पर लगभग शासन करने का और वहाँ पर नियंत्रण करने का पूरा अधिकार अमेरिकन के पास होगा। तो ये टेरिटोरियल राइट्स जो होते हैं वो एक तरीके से उपनिवेशवाद का आरंभ माना जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने चीन के इतिहास में देखा था कि ये विदेशी शक्तियां देशी शासकों को मजबूर करती थी कि उनकी इच्छानुसार वो अपने देश में व्यापारिक नीति बनाए, व्यापारिक करों को निर्धारित करें। आयात और निर्यात कर कितने लागू किए जाएंगे, ये निर्णय वहाँ का स्थानीय शासक नहीं लेता था, बल्कि ये विदेशी व्यापारी उनको निर्देश देते थे कि ये व्यापार कर निर्धारित किए जाए। तो ये एक तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था, लेकिन व्यवस्था पूर्वक ही करना पड़ता था। तो जापान के शासक को भी सीमा शुल्क बहुत निजी दर पर लाना पड़ा अमेरिकियों के साथ की गई संधि के अनुसार। तो इस तरीके से ये पहला कदम था जहाँ की एक बहुत शक्तिशाली तरीके से विदेशियों ने जापान में प्रवेश किया और अपने अधिकारों पर बल दिया, और ये जापान के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगी ये परिस्थितियां, क्योंकि इससे जापान में अमेरिका की जो एंट्री हुई उसके कारण जो राजनीतिक असंतुलन बना, उसकी वजह से ही तोकुगावा शासन का 250 वर्षों का तोकुगावा शासन का अंत हुआ और जापान में राज्य सत्ता की पुनर्स्थापना हुई। सो ये पहली संधि थी जो अमेरिका के साथ की गई। अब इसने एक राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया जापान में, और अब हम देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरीके से विदेशियों के प्रवेश को, विदेशियों को दिए जाने वाले अधिकारों को पर किस तरीके से जापानी राजनीतिज्ञ प्रतिक्रिया कर रहे थे और वो क्या चाहते थे। अलग तोकुगावा शोगुन शासन अलग तरीके से उनको हैंडल करना चाहता था, कुछ दूसरे पक्ष थे जो उसको अलग तरीके से इस नए चुनौती को का सामना एक अलग तरीके से करना चाहते थे। अब इसकी जापान में क्या प्रतिक्रिया हुई, अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 3 फेजेस थे, 3 चरण थे इस प्रतिक्रिया के। सो जो पहला चरण था वो था 1853 से 1859 तक, 1853 से 1859 तक। अब इस काल में चूंकि पहली बार बड़ी संख्या में विदेशी आ रहे थे, उनको अधिकार दिए जा रहे थे, तो इस काल में एक मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। अब ये मिश्रित प्रतिक्रिया हुई कि जो सैन्य अधिकारी थे, राज्य के जो अधिकारी थे, कुछ का मानना था कि विदेशियों को दिए जाने वाले अधिकारों से जापान को लाभ होगा, जापान की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जापान को ऐसा करना चाहिए। कुछ इसकी कड़ा विरोध कर रहे थे। सो इस समय के जो एक प्रमुख राजनेता थे तो शोगुन एबे मसाहिरो ने कहा कि ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और हमें बड़े धैर्यपूर्वक को इसके लिए प्रतिक्रिया करने में हमें बड़े धैर्य से काम करना होगा। और उनका कहना है कि यदि हम इसे टालते रहेंगे, जो विदेशी मांग कर रहे हैं कि उन्हें जापान में अधिक से अधिक बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति दी जाए, पूरे जापान में आवागमन की सुविधा दी जाए, व्यापारिक करों को उनके अनुकूल बनाया जाए, तो एबे मसाहिरो का कहना था कि हम यदि इसको टालते रहेंगे लंबे समय तक,
तो वो हमारे हित में नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। और ये उनकी बात कुछ हद तक बहुत वास्तविकता की ओर इशारा करती थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैथ्यू पेरी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए थे, लेकिन उनके साथ नौसैनिक जहाज थे अमेरिका के। हथियारों की आपूर्ति वो उनके पास बराबर बनी रहती थी। तो ऐसे में यदि लंबे समय तक इसको टाला जाता तो शायद कम से कम अमेरिका जापान के बंदरगाहों पर और जापान पर आक्रमण कर सकता था। सो अबे मसाहिरो का कहना था कि अभी फॉर द टाइम भी हमें उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, जिससे कि हमें वक्त मिल जाए, समय मिले और हम अपनी तैयारी पूर्ण कर सके उनको जापान में सीमित करने या जापान से बाहर निकालने के लिए। एक और पक्ष था होतो मासायोशी। होतो मासायोशी के विचार तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी थे। उन्होंने संयम रखने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जापान को अब आधुनिक युग में प्रवेश करना चाहिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत था कोई कोकू का सिद्धांत। कोई कोकू का मतलब होता है खुला देश। उनका कहना था कि जापान को अपनी सड़ी गली पुरातन संस्कृति का त्याग करना चाहिए, पुरानी मान्यताओं से छुटकारा पाना चाहिए और आधुनिकता में प्रवेश करते हुए दुनिया के देशों के साथ चलते हुए उसे विदेशियों को स्वीकार करना चाहिए। और पर उसके जो ये विचार थे उसमें कुछ एक अलग भावना थी, और वो भावना ये थी कि कोई कोकू की वो बात कर रहे थे, लेकिन जापान को खोलने की बात कर रहे थे, पर वो इस बात पर ज्यादा बल नहीं दे रहे थे कि विदेशियों को जापान में प्रवेश दिया जाए। उनका कहना था, होतो मासायोशी का कहना था कि जापानियों को दूसरे देशों में जाना चाहिए, दूसरे देशों में जाकर के वहाँ की तकनीकी, वहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए, वहाँ की संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिए, और फिर आकर के जापान का आधुनिकीकरण करना चाहिए, जापानी समाज की बुराइयों को दूर करना चाहिए, जिससे कि हम पश्चिमी दुनिया के समकक्ष खड़े हो सके। तो मासायोशी के विचार हालांकि जापान को खोलने के थे, लेकिन यहाँ भी ये पूरी बात नहीं कह रहे थे कि विदेशियों को खुली छूट जापान में दी जानी चाहिए। सो हमने देखा कि ये दोनों विचार जो थे वो चाहे क्रांतिकारी विचारों की श्रेणी में आते हों, लेकिन ये भी बात नहीं करते थे कि जापान को विदेशियों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाए, अबाध निर्बाध प्रवेश विदेशियों को जापान में दे दिया जाए। क्योंकि इस असुरक्षा के दो कारण थे। पहला राजनीतिक कारण तो था ही, क्योंकि विदेशियों ने जिस तरीके से अन्य देशों में एशिया, चाइना का उदाहरण उनके सामने था, भारत का उदाहरण उनके सामने था कि जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने उपनिवेशवाद किया, चीन में को असमान संधियों के लिए विवश किया, भारी शोषण किया चीन का, उसके अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो इन चीजों से बचने के लिए उनका कहना था कि यदि हम बिल्कुल मना करते हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो हमें एबे मासाहिरो का कहना था कि हमें संयम के साथ उनको आने देना चाहिए। दूसरा जो होतो मासायोशी का कहना था कि हमें उनकी बराबरी करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है। सो ये पीरियड था, पर इसी समय जापान ने विदेशियों के साथ एक संधि की, और इसमें 1858 में बार बार दबाव पड़ रहा था, तो कुछ न कुछ सुविधाएं बढ़ती चली जा रही थी विदेशियों के लिए। सो 1858 में जो संधि की गई उसके द्वारा याकोहामा बंदरगाह पर विदेशियों को व्यापार करने की सुविधा दे दी गई। उसके बाद 1859 में ईडो में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। यहाँ पर आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है कि इस समय जापान में दो राजधानियां थी। एक थी ईडो। ईडो की जो राजधानी थी वो तोकुगावा शासन की राजधानी थी, और दूसरी थी क्योटो। क्योटो में जापान के शाही शासक या जापान के सम्राट की राजधानी थी। सो शाही क्षेत्र जो था, शाही राजधानी क्योटो थी, ईडो तोकुगावा शासन की राजधानी थी। सो ईडो में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई विदेशियों को, जबकि इसके पहले निर्णय लिया गया था कि विदेशियों को सिर्फ संधि बंदरगाहों तक सीमित रखा जाएगा, उन्हें किसी भी राजधानी में प्रवेश करने की या जापान के आंतरिक भागों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो आप इसे अनुभव कर सकते हैं कि कितना दबाव था,
और दबाव के साथ-साथ जापान का एक राजनीतिक वर्ग इस बात का समर्थन भी कर रहा था कि विदेशियों को जापान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। अब जब ईडो में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई, तो राजनीतिज्ञों के एक दल को ये अनुभव हुआ कि ईडो के साथ-साथ जो अब अगला कदम होगा विदेशियों का, वो होगा जापान की शाही राजधानी क्योटो में प्रवेश की मांग करना। और जिस तरीके से झुकता जा रहा था तोकुगावा शासन जापान में विदेशियों के सामने, उससे जापान का एक वर्ग संतुष्ट नहीं था और इस वर्ग ने एक नया आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को कहते हैं सोन्नो जोई। सोन्नो जोई आंदोलन का अर्थ था राजतंत्र की वापसी। अब इस दल का या इस विचारधारा के लोगों का मानना था कि तोकुगावा शासन सही तरीके से विदेशी मामलों अ, को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और इन परिस्थितियों में और जिस तरीके से वे विदेशों के सामने झुकता जा रहा है, इन परिस्थितियों में जापान में राजतंत्र की पुनः स्थापना की आवश्यकता है। यहाँ पर ये पहला चरण था 1853 से 1859 तक। यहाँ पर आपको ये स्पष्ट एक बार फिर से आपको ये दोहरा दूं कि जापान में राजतंत्र था, शाही सम्राट जो है वो जापान का शासक होता था और दुनिया के देशों में आज तक इतनी लंबी शाही परंपरा 250 वर्षों तक जापान का शाही जो एक अटूट परंपरा जापान में सम्राट वंश की चली आ रही है। लेकिन 1603 में शोगुन जो था वो जो मुख्य सेनापति होता था तोकुगावा वंश का था और उसने जापान में तोकुगावा शासन की स्थापना की थी। तो एक पर्दे के एक तरीके से बैकग्राउंड में जो शासक होता था, नाम मात्र का शासक अभी भी सम्राट बना हुआ था और उसकी राजधानी क्योटो थी, जबकि वास्तविक शासक जो है वो सैनिक शासन था जापान में और तोकुगावा शोगुन जो है तोकुगावा वंश के शोगुन, शोगुन का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर। सो तोकुगावा वंश का शोगुन जापान में शासन करता था और ये एक ही वंश के शोगुन्स बनते चले जा रहे थे। ये एक आनुवंशिक परंपरा बना दी गई थी। सो हमने यहाँ पर देखा कि अभी हमारे सामने दो गुट उभर करके आ रहे हैं। एक तो जो शासन कर रहा है तोकुगावा शोगुन का शासन और दूसरा गुट जो कि जापानी राजतंत्र को समर्थन दे रहा है और उसका मानना था कि जापान को अब आवश्यकता है पुनः सम्राट की और सम्राट के हाथों में सत्ता वापस आनी चाहिए। शोगुन का शासन जापान में समाप्त होना चाहिए। अब हम देखेंगे एक दूसरा चरण आता है। सेकेंड फेज 1859 तक एडो में प्रवेश देना एक बहुत बड़ी घटना थी। अपनी राजधानी में विदेशियों को प्रवेश देना तोकुगावा शासन का एक बहुत बड़ा निर्णय था और इसने जापान की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। अब आरंभ होता है दूसरा चरण विदेशी प्रभाव का, विदेशियों के आगमन के प्रभाव का और दूसरा चरण शुरू होता है 1860 से 1864 तक। 1864 अब ये जो समय था, जैसा कि मैंने बताया कि ईडो में प्रवेश एक निर्णायक घटना सिद्ध हुई। अब स्पष्ट रूप से जापान में बहुत सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स बन गए, अलग अलग समूह बन गए। अब एक अलग सा समीकरण बनने और बिगड़ने लगा जापान की राजनीति में इस पीरियड में 1860 से 64 तक और ये जो समीकरण था वो था राजसत्ता, बाकुफू और दाइम्यो का समीकरण। इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये शब्द। राजसत्ता मतलब जापान का सम्राट और शाही दरबार उसके समर्थक। बाकुफू का मतलब होता है जापान में इस समय तोकुगावा वंश के सैनिक कमांडर का शासन था जिसको कि शोगुन कहते थे। शोगुन अपनी सहायता के लिए जो केंद्रीय सरकार का गठन करता था उसके जो अधिकारी होते थे उनको सामूहिक रूप से बाकुफू कहते थे। बाकुफू और ये केंद्रीय सरकार थी। उसके अलावा जापान की जितनी भी कृषि भूमियां थी, जापान का जो राज्य था वो सामंती क्षेत्रों में बटा हुआ था, अलग अलग एक प्रांतों के रूप में बटा हुआ था जिनको कि हान कहते थे। इन हान पर सामंतों का शासन होता था। इन सामंतों को हम दाइम्यो कहते हैं।
तो प्रशासनिक इकाई यदि हम देखें तो ईडो के अधिकार, शोगुन के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र जहाँ से कि वो भू राजस्व वसूल करता था और अन्य प्रशासन का कार्य करता था। अदरवाइज शोगुन बाकुफू की सहायता से पूरे जापान पर शासन करता था। बाकुफू जापान का केंद्रीय शासन तंत्र था। हान प्रशासनिक इकाई थी और बाकुफू जो थे वो दाइम्यो जो थे वो सामंत थे जो कि हान के ऊपर शासन करते थे। सो अलग अलग हान के अलग अलग दाइम्योस थे। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अब जापान में क्या हुआ कि एक तरफ बाकुफू था, केंद्रीय शासन तंत्र था, दूसरी तरफ दाइम्योस थे, प्रांतीय शासक सामंत थे, और तीसरी तरफ राजसत्ता थी। अब जो दाइम्यो बाकुफू थे, सबसे पहले यदि हम राजसत्ता की बात करें तो जो इस समय शासक था कीमो, उसने स्पष्ट कर दिया था, जो शाही सम्राट था उसे विदेशियों से सख्त नफरत थी, घृणा थी, और वो किसी भी हालत में जापान में विदेशियों के प्रवेश को स्वीकृति नहीं देना चाहते थे। तो एक ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण था, इसमें कोई मिश्रित प्रतिक्रिया नहीं थी। जापान के सम्राट का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि वो जापान में विदेशियों को नहीं चाहता था। दूसरी तरफ बाकुफू था। बाकुफू का मतलब होता है शोगुन का केंद्रीय शासन तंत्र। वो विदेशियों के आगे झुकते जा रहे थे, विदेशियों के साथ संधि कर रहे थे, क्योंकि बाकुफू को इसमें लाभ था। बाकुफू ने, शोगुन ने पूरी तरीके से विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। या तो शोगुन के साथ ही व्यापार होता था और शोगुन के नियुक्त प्रतिनिधियों के साथ ही विदेशी लोग व्यापार करते थे। जबकि दाइम्योस जो थे वो हान के ऊपर शासन कर रहे थे, प्रांतों के ऊपर शासन कर रहे थे, और जब ये संधियां की जाती थी तो हो सकता है कि इन संधियों द्वारा दिए गए क्षेत्र अलग अलग दाइम्योस के हान में आते हों। तो मान लीजिए कि चोशु हान है या सत्सुमा हान है, वहां के 4 बंदरगाह अमेरिकियों को दे दिए गए, लेकिन उन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार का पूरा लाभ जो है वो बाकुफू को मिलता था, केंद्रीय शासन को मिलता था। पर विदेशियों को नियंत्रित करना, उनको उनके लिए व्यवस्था करना, वो सारी जिम्मेदारी उस हान के दाइम्यों की होती थी। तो यहाँ पर एक अजीब सी व्यवस्था उभर करके आई कि दाइम्यों के पास कर्तव्य तो थे लेकिन कोई अधिकार नहीं थे। विदेशी व्यापार से कोई भी लाभांश उनको प्राप्त नहीं होता था। बाकुफू को सारा लाभ प्राप्त होता था। तो ऐसे में दाइम्यो जो है वो असंतुष्ट थे बाकुफू द्वारा विदेशियों के साथ की जाने वाली संधियों से। तो स्पष्ट रूप से 2 गुट बन गए। जो असंतुष्ट दाइम्यो थे वो राजसत्ता की पुनर्स्थापना चाहते थे। इसी तरीके से जो शोगुन था, जो जापान का सैनिक शासक था, वो अपनी सहायता के लिए छोटे शोगुन्स रखते थे जिनको शोगान कहते थे। बहुत सारे शोगान्स भी थे जो कि असंतुष्ट थे शोगुन शासन से, वो भी राजसत्ता के पक्ष में आ गए। तो अब स्पष्ट रूप से 2 गुट ये बन गए और ये राजसत्ता की वापसी के लिए एक प्रयास आरंभ हो गया, जिसमें सम्राट शामिल था। सम्राट के साथ साथ बहुत सारे दाइम्योस शामिल थे, कुछ शोगुन शामिल थे और विशेष रूप से समुराई शामिल थे। अब यहाँ पर मैं आपको समुराई शब्द का भी अर्थ स्पष्ट कर दूं। आधुनिक और मध्यकालीन जापान में सामुराई जो होते थे वो सैनिक होते थे, सैनिक सरदार होते थे, और विशेष रूप से ये बहुत अधिक दक्ष होते थे सैन्य कार्य में, और सेना के साथ साथ प्रशासन का काम भी देखते थे। और ये सामुराई जापान की मध्य और आधुनिक काल की राजनीति में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बहुत बहादुर होते थे और कई बार ये सामुराई अपने नेतृत्वकर्ता के प्रति, अपने कमांडर के प्रति इतने अधिक लॉयल होते थे कि जापान में ये परंपरा बन गई थी कि यदि उनके सैनिक कमांडर की मृत्यु हो जाती है या किसी तरीके से हत्या हो जाती है तो उसके सामुराइज भी आत्महत्या कर लेते थे। तो ये एक बड़ा टिपिकल फिनोमेना है जापान की संस्कृति का, सामुराई संस्कृति। और ये एक
समाज में समुराइज़ का बहुत सम्मान था। जो जापान की इस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें सर्वोच्च स्थान समुराइज़ को दिया जाता था और समुराई को अधिकार था कि वो अपने अपने आपस में तो वो एक-दूसरे के साथ हथियार नहीं उठा सकते थे, लेकिन अपने नीचे तबके के किसी भी व्यक्ति की यदि वो के लिए वो तलवार चलाता है या उसकी हत्या करता है, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो एक विशिष्ट वर्ग था समुराइज़ का। अब बहुत सारे समुराई भी असंतुष्ट थे अ, जापान की इस तोकुगावा की नीति से और वो भी आकर के इस पक्ष के साथ मिल गए। तो 1860 से 64 का समय ऐसा था जबकि जापान की राजनीति में 2 स्पष्ट गुट बन गए, एक राजसत्ता का समर्थक था और दूसरा तोकुगावा शासन का समर्थक था। अब इन सभी जो असंतुष्ट तत्व थे जापान का शाही दरबार, शोगुन जिसमें कबुगाती नाम का शोगुन था वो, उसके कुछ करीबी, बहुत सारे सामुराइज़ और कुछ दाइम्यो ने मिलकर के एक राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन ये एक शांतिपूर्ण प्रयास था और बाद में क्योंकि वो सब इन सभी का उद्देश्य था जापान में शांतिपूर्वक सत्ता चलना, सो ये इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया, कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन ये समय थोड़े समय के लिए ही ये शांति स्थापित की गई थी, हम भविष्य में देखेंगे कि इन दोनों गुटों के बीच में भी आपस में संघर्ष आरंभ हो जाएगा। अब ये समझौता तो कर लिया गया। अब इसी समय ये निर्णय लिया गया कि विदेशियों को जापान की शाही राजनीति क्योटो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि इसी बात का भय था, इसी बात की असुरक्षा अनुभव कर रहे थे जापान के जो राजतंत्रवादी थे। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि क्योटो शहर में जापानियों को प्रवेश नहीं दिया विदेशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके बदले में उनको हर्जाना दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब-सी बात है, बहुत ही जापान के लिए बड़ी अपमानजनक बात है। पर विदेशियों के लिए जहाँ भी विदेशी प्रवेश करते थे, इस तरीके की अपमानजनक संधियाँ वो उस देश पर लागू करते ही थे। तो यहाँ क्योटो में प्रवेश की वो माँग कर रहे थे, चूँकि तोकुगावा शासन ने क्योटो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, तो इसके बदले में उन्होंने तोकुगावा शासन से हर्जाना वसूल किया। अपने ही अधिकार क्षेत्र में अ, प्रवेश न देने के बदले में तोकुगावा शासन को विदेशियों को हर्जाना देना पड़ा और ये हर्जाना की जो परंपरा थी हम आगे देखेंगे। हर छोटी चीज़ के लिए किसी विदेशी की हत्या हो जाती थी तो वो तोकुगावा शासन से हर्जाना माँगते थे। किसी भी तरीके से उनका आर्थिक नुकसान होता था, उसके बदले में वो शासन से हर्जाना माँगते थे। सो ये कि नई क्षतिपूर्ति की परंपरा एक नई परंपरा बना ली थी और ये पूर्वी देशों के साथ उन्होंने सब जगह किया। हमने देखा जापान चाइना में भी उन्होंने इसी तरीके से क्षतिपूर्ति वसूलना शुरू किया। अ, इसके अलावा इस संधि में जो 1854 की संधि की गई थी, उसमें क्योटो में प्रवेश तो नहीं दिया गया, लेकिन एक दूसरा प्रमुख जापानी शहर था जिसका नाम था हयोगो। हयोगो में विदेशियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। अब ये संधि जो की गई थी वो तोकुगावा शासन ने की थी। इसे जब सम्राट के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया, रेटिफिकेशन के लिए भेजा गया, तो सम्राट ने हयोगो संधि को तो स्वीकार कर लिया, संधि को अनुमति दे दी, लेकिन हयोगो शहर में प्रवेश करने की शर्त को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब इससे जो है विदेशियों ने अगेन बहुत का विरोध करना शुरू किया और बाकुफू और शाही सम्राट के बीच में मतभेद बढ़े इस बात से, क्योंकि बाकुफू या शोगुन शासन ने संधि की थी, हयोगी में प्रवेश की अनुमति दी थी, जिसे कि स्वीकार नहीं किया था शाही सम्राट ने। अब इसके कारण जो है उन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे और इस बीच में विदेशियों ने, चूंकि ये जो विरोध हो रहा था, इनमें 2 हान्स प्रमुख थे। हान मतलब प्रशासनिक इकाइयां, इनमें चोशु और सत्सुमा के हान थे। विदेशियों ने इसी समय चोशु और सत्सुमा के हान पर, चूंकि उन्हें ये
अनुमान था कि ये हान राजसत्ता की वापसी चाहते हैं, शोगुन का विरोध कर रहे हैं और इस संधि का भी विरोध कर रहे हैं। तो विदेशियों ने इनके बंदरगाहों पर बमबारी की विशेष रूप से, और एक संयुक्त मोर्चा बना करके इन्होंने चोशु और सत्सुमा के हांस पर बमबारी की। इससे स्थिति विदेशियों के प्रति दाइम्योस का, ये दोनों जो यहाँ के शासक थे, उनका दृष्टिकोण बदला और कड़वाहट बढ़ने लगे। अब एक तीसरा चरण आता है, वो चरण है 1865 से 1868 का समय। और ये जो समय है, ये एक अगेन विदेशियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का समय है। इस समय कुछ राजनेताओं में ने, जिसमें कि बाकुफू इकेदा थे, इकेदा नाकासाकी, उन्होंने कहा कि विदेशी संपर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विदेशियों के प्रति उदार नीति जापान को अपनाना चाहिए। बल्कि उन्होंने खुद भी, इकेदा ने यूरोप का दौरा किया, बहुत सारे यूरोपीय देशों का दौरा किया, और उन्होंने कहा कि जापानियों को विदेशियों के साथ संधियां करनी चाहिए, उन्हें इस बात से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन संधियों से उनको तकनीकी का ज्ञान होगा और इन संधियों से उनको लाभ भी होगा। सो ये एक नई बात थी जो कि जापान में बाकुफू ने जापानी नागरिकों के सामने प्रस्तुत की। वो जापानी नागरिकों को इसके पक्ष में लाना चाहते थे कि क्योंकि पूरे जापान में विदेशियों की हत्याएं हो रही थी और उन हत्याओं का हर्जाना जापान के तोकुगावा सरकार को देना पड़ता था। तो वो आम जापानियों की मानसिकता को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें यूरोपीय देशों का दौरा करना चाहिए, जापानियों को भेजना चाहिए, उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनके प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी तरीके से एक और शोगुन थे जिनका नाम था योशिनोबु। योशिनोबु ने भी इस बात का पक्ष लिया, इस बात की वकालत की कि जापान में विदेशियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना चाहिए, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बने और जापान एक प्रगतिशील देश बनने की दिशा में, आधुनिकीकरण की दिशा में जापान के कदम उठाया जा सके। अब ये जो उदारवादी दृष्टिकोण था, ये स्पष्ट करता था कि जो शोगुन शासन था, वो तोकुगावा शासन जो था, वो ओपन था विदेशियों के साथ संधि करने और विदेशी संबंध बनाने के लिए प्रस्तुत था। अब संधियां की गई और विदेशियों को जापान में बहुत सारे अधिकार दिए गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि बिल्कुल वही परिणाम हमने भारत में देखा था कि एक बार फिर से इंग्लैंड ने जो है वो जापान में प्रवेश कर लिया था, व्यापार कर रहा था 18वीं शताब्दी से। ऐसे में अब इन राष्ट्रों में जापान में अधिक से अधिक व्यापार पर नियंत्रण करने और विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए राइवलरी शुरू हो गई, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और इस प्रतिस्पर्धा में अगेन जापान के कुछ गुट भी शामिल हो गए, जिसमें कि जो फ्रांसीसी थे उनका साथ दे रहे थे बाकुफू या केंद्रीय सरकार, दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कुछ दाइम्यो, जिनमें से कि सत्सुमा और चोशु हान के दाइम्यो थे। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों को केंद्रीय सरकार का समर्थन प्राप्त था, जबकि अंग्रेजों को दाइम्यो का, और विशेष रूप से चोशु और सत्सुमा के दाइम्यो, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण थे इस समय की राजनीति में कि एक तरीके से मेजी पुनर्स्थापना का श्रेय जो दिया जाना चाहिए वो चोशु और सत्सुमा के दाइम्योस को दिया जाना चाहिए। तो इन स्थितियों में ये दो गुट बन गए। अब जैसे कि बिल्कुल इसी तरीके से आंग फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा भारत में हुई थी और अलग गुटबंदियां शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर फ्रांसीसियों ने बाकुफू सरकार को बहुत सारा लोन दिया, ऋण दिया और एक शस्त्रागार बनाने का, एक संयुक्त प्रयासों से शस्त्रागार, एक जॉइंट वेंचर किया उन्होंने कि जापान में वो एक शस्त्रागार बनाएंगे। ये बहुत अलार्मिंग स्थिति थी
दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उन्होंने दाइमियोस को बदले में हथियारों की समर्थन के बदले में हथियारों की सप्लाई करना आरंभ कर दिया। तो जापान की राजनीति में अब आंतरिक राजनीति में अभी तक विदेशी कुछ बंदरगाहों तक सीमित थे, अ, धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब 1865 के बाद स्थिति ये आ गई कि ये विदेशी जापान की आंतरिक राजनीति का हिस्सा बन गए, आंतरिक गुटबंदियों का हिस्सा बन गए। ये जापान के लिए ना भी कहें तो तोकुगावा शासन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का सूचक था। अब इस समय जो स्थिति चल रही थी, जापान के कुछ राजनेताओं ने चेतावनी दी, आगाह किया कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को जापान में की राजनीति में हस्तक्षेप देने की अनुमति देकर हम अपने लिए एक प्राणघाती कदम उठा रहे हैं। और एक जापानी विद्वान थे कात्सुकेशे ने कहा कि दोनों में से कोई भी, भले ही फ्रांसीसी बाकुफू का समर्थन कर रहे हैं या दूसरा गुट जो अंग्रेज है वो दाइमियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हमारे लिए कहना चाहिए सुरक्षित नहीं है किसी के साथ भी संपर्क बनाना। उन्होंने इंग्लैंड को भूखा चीता कहा और उन्होंने फ्रांस को भूखा भेड़िया कहा। तो उनका कहना था कि ये भूखा चीता और भूखा भेड़िया, इनमें से किसी भी के साथ भी हम संपर्क करते हैं तो अंततः जापान एक मेमने की तरह है जो अंततः इनके पेट में चला जाएगा। तो इस स्थिति में जो अब जापान की आंतरिक राजनीति में प्रवेश करने के बाद जिस चीज़ का अभी तक 16वीं सेंचुरी से 16वीं शताब्दी से जापान जिस चीज़ को लेकर के सशंकित था और सावधानी बरतने का प्रयास कर रहा था, वो संकट उनके सामने आ गया। अब न केवल विदेशी व्यापारी जापान में एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी बाधा के जा रहे थे, बल्कि विदेशी तकनीशियंस पूरे जापान में इधर से उधर प्रवेश कर रहे थे, जगह-जगह अपना काम स्थापित कर रहे थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा सबसे कहना चाहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, वो था मिशनरीज़ का प्रवेश। जब हमने देखा था कि फ्रांसिस जेवियर ने चर्च की स्थापना की थी, तो नागासाकी पर कब्जा कर लिया था तोकुगावा शोगुन ने, हिदेयोशी ने। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अब चूंकि पूरे जापान के साथ संधियां कर चुके थे ये विदेशी, और क्योटो ईडो में जाने की उनको, ईडो, ओसाका, योकोहामा, हयोगो, जितने बड़े शहर थे जापान के, वहां पर उनको प्रवेश की अनुमति संधियों के द्वारा मिल गई थी। तो इसलिए अब निर्बाध रूप से वो जगह जगह जाकर चर्चेस बना रहे थे और जापानी लोग भारी संख्या में उनको, जो कम पढ़े लिखे किसान गरीब जापानी थे, उनको वो आकर्षित करते थे, चर्चेस में आने के लिए आमंत्रित करते थे और फिर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से जापान में आरंभ हो गया और ईसाई धर्म का प्रचार जापान में बहुत तेजी से आरंभ हो गया। 1865 में नागासाकी में एक फ्रेंच चर्च बनाया गया और गांवों में जाकर के ईसाई धर्म प्रचार करने लगे। तो इस तरीके से अब जापान के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था और वो संकट था जापान में विदेशी धर्म प्रचार का। तो स्थिति अब जापान में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनना आरंभ हो गई थी। इसके पीछे जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी वो थी विदेशियों के आगमन के कारण जापान में उत्पन्न हुई आर्थिक और राजनीतिक समस्या। ये माना जा रहा था कि विदेशी व्यापार जापान को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा, जापान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, लेकिन इसके परिणाम जो थे, आर्थिक परिणाम, वो जापान में एक बड़े तौर पर देखा जाए, व्यापक स्तर पर देखा जाए, तो जापान के लिए हानिकारक ही सिद्ध हुए। सबसे पहला कार्य क्या हुआ कि बाकुफू को तो इससे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि बाकुफू का एक छत्र वो था, मोनोपोली थी विदेशी व्यापार पर। लेकिन चूंकि इतनी राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित था ये विदेशी व्यापार कि इसमें इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आते थे कि इस लाभ का कोई
आर्थिक रूप से इस लाभ का कोई मतलब जापान की सरकार के लिए नहीं रह जाता था। और फिर धीरे-धीरे ये जब जैसे-जैसे विस्तार होता चला गया जापान में विदेशियों का, विदेशी ठिकानों का, तो ये व्यापार भी बाकुफ़ों के लिए भी बहुत लाभप्रद नहीं रहा, क्योंकि विदेशियों के ठिकानों को नियंत्रित करना, उनके उनके लिए सैनिक सुरक्षा प्रदान करना, इन सब में जो खर्च होता था, वो खर्च विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ से दोगुना था। तो विदेशी व्यापार जो जापान के लिए फ़ायदे का कारण ना बन करके काफ़ी घाटे का कारण बन चुका था। पश्चिमी व्यापारियों ने पश्चिमी व्यापार के कारण मुद्रा बहुत कमज़ोर हो गई, जापान की मुद्रास्फीति आई। मुद्रास्फीति की वजह से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और जापान की सरकार उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाई। विशेष रूप से चावल के मूल्य जो हैं, वो इस काल में 4 गुना बढ़ गए और चावल वहाँ की जनता का एक स्टेपल फूड था। इसी तरीके से जो समुराई क्लास था, जो सैनिक वर्ग था, उसको बहुत हानि हुई क्योंकि विदेशी व्यापार का लाभ तो बाकुफ़ू को मिलता था और समुराइज़ की जब बाकुफ़ू सरकार को हानि होना शुरू हुई विदेशी व्यापार से, तो उसने समुराइज़ के बहुत सारे अधिकारों को भी काट दिया। सो अब जापान में खुल करके शोगुन का विरोध होना शुरू हुआ। अब इस शोगुन के विरोध में एक तरफ था तोकुगावा शोगुन और दूसरी तरफ थे शाही सम्राट और कुछ हान के दाइम्योस, जिनमें से कि मुख्य था चोशु और सत्सुमा का हान। अब ये चोशु और सत्सुमा के जो हान्स थे, उनमें आपस में प्रारंभ में इन दोनों में भी आपस में संघर्ष था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि तोकुगावा शोगुन का मुकाबला करने के लिए और जापान में राजतंत्र की वापसी के लिए ये आवश्यक था कि वो आपसी संबंध सुधारें, तो इन दोनों ने सत्सुमा और चोशु के जो हान्स थे, जो कि एक लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और स्पष्ट रूप से विदेशियों के विरोधी थे और राजसत्ता की पुनर्स्थापना के समर्थक थे। तो इस वजह से इन दोनों ने आपस में संधि कर ली और इनके प्रयासों से, सत्सुमा और चोशु के प्रयासों से जापान में राजसत्ता की वापसी की मांग बढ़ने लगी, उसके समर्थक बढ़ने लगे और अंततः ये स्थिति आई कि नवंबर 1867 में जो अंतिम तोकुगावा शोगुन था योशिनोबु ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन एक समस्या थी कि योशिनोबु ने शोगुन पद से त्यागपत्र दे दिया था और इस तरीके से तोकुगावा शासन समाप्त हो रहा था। लेकिन योशिनोबु चाहता था कि जो शाही सरकार बने उसमें उसको स्थान दिया जाए, जबकि चोशु और सत्सुमा के जो दाइम्योस थे, वो ये जानते थे कि यदि शोगुन को किसी भी तरीके से सत्ता में शामिल किया गया, तो एक बार फिर से अशांति होगी और राजसत्ता सुरक्षित नहीं रहेगी और तोकुगावा शासन की पुनर्स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। इसलिए वो इस शांतिपूर्ण हस्तांतरण को स्वीकार नहीं किया चोशु और सत्सुमा के दाइम्योस ने। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से एक बार एक हिंसक युद्ध शुरू हुआ और योशिनोबु ने जब देखा कि वो उसे सत्ता में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उसने अपने समुराइज को, अपने सैनिकों को क्योटो पर प्रवेश करने, क्योटो पर आक्रमण करने की अनुमति दे दी और जिसके कारण कि एक गृह युद्ध आरंभ हो गया और अंततः इस गृह युद्ध में राजसत्ता सफल हुई। शोगुन्स के शासन का जापान में अंत हुआ 1868 में और एक नए राजसत्ता की स्थापना हुई, जिसको कि हम मेजी शासन कहते हैं या मेजी सम्राट कहते हैं। मेजी का अर्थ जापानी भाषा में प्रबुद्ध होता है। सो अब ये स्पष्ट था कि अब जो नई सरकार बनेगी वो दैवीय अधिकारों वाली सरकार नहीं, बल्कि जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाली सरकार बनानी आवश्यक है। इसलिए इसका विशेष नाम चुना गया, जिसे कि हम प्रबुद्ध या मेजी शासन कहते हैं। अब हम इकाई 4 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ले लेंगे और उसमें है मेजी शासन की स्थापना, पुनर्स्थापना। अब एक तरीके से मेजी शासन जो था वो राजतंत्र की वापसी था, लेकिन ये राजतंत्र बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाया गया राजतंत्र था, जिसमें कि एक तरफ तो ये ध्यान रखना था कि
राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए और जापान का जो अभी तक का सामंती स्वरूप था उसको समाप्त करके एक राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना करते हुए जापान का राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए। लेकिन ये कार्य बहुत आसान नहीं था, बहुत ही चुनौती भरा था, क्योंकि एक लंबे समय से जापान में सामंती शासन की परंपरा थी और ये जो सामंती शासन होता है उसमें एक राज्य के भीतर राज्य, स्टेट विद इन स्टेट्स की अ, अवधारणा होती है, क्योंकि जो भी सामंत होता है उसके पास सेनाएं होती हैं, उसके पास अपने आर्थिक साधन होते हैं और उसके साथ अपना एक समर्थक वर्ग होता है, तो वो राज्य के भीतर एक राज्य बना लेता है। तो इसको समाप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इसके लिए मेजी शासन ने किस प्रकार से कार्य आरंभ किए उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने विशेषाधिकारों की समाप्ति पर कदम उठाया, क्योंकि जापान में दाइम्यो जो थे, प्रांतीय सामंत थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, शोगुन्स को विशेषाधिकार प्राप्त थे, सामुराइज जो सैनिक अधिकारी थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो अब ये जो अधिकार थे उनको जब तक नहीं समाप्त किया जा सकता था तब तक शाही सत्ता का शासन जापान में बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले दाइम्योस के विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया गया और दाइम्योस को अभी तक, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट था, एक राज्य के भीतर वो स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे, तो दाइम्योस को मुद्रा जारी करने का अधिकार था। उनसे ये अधिकार छीन लिया गया और कहा गया कि जापान में अब एक राष्ट्रीय मुद्रा जारी की जाएगी और दाइम्योस को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरीके से दाइम्योस को, और ये शोगुन के समय में भी ये लागू किया गया था कि उन्हें आपसी विवाह संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा ये कहा गया कि अभी तक दाइम्योस में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो अधिकारी वंशानुगत रूप से नियुक्त किए जाते थे। एक ही परिवार का व्यक्ति एक पद पर होता था, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। अब ये कहा गया कि ये सारे प्रयास जो थे वो जापान में सामंती व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयास थे। अब ये कहा गया कि किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता, शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमताएं देखी जाएंगी, वंश के आधार पर किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये जो व्यवस्था लागू की गई उसमें 4 प्रमुख दाइम्यो को अपनी भूमि को, अब ये कहा गया कि ये जो दाइम्योस है वो अ, अब एक असमंजस की स्थिति थी कि दाइम्योस जानते थे कि सम्राट उनकी शक्ति को समाप्त करना चाहता है। दाइम्योस के ही समर्थन थे से सम्राट बना था, शाही सत्ता वापस आई थी, दाइम्योस का विरोध नहीं कर सकते थे। तो अब दाइम्यो ने आपस में विचार विमर्श करके स्वेच्छा से सम्राट को अपनी भूमियां समर्पित कर दी और ये जो समर्पण पत्र था उसमें ये लिखा गया कि सम्राट हमें जो देना चाहता है वो दे और जो लेना चाहता है वो ले, हम सम्राट को ये अधिकार देते हैं। सो इस तरीके से 1869 में दाइम्योस ने अ, अपनी भूमियों को सरकार को देना आरंभ कर दिया और इस तरीके से एक सामंती व्यवस्था जो थी जापान में उसको समाप्त करने में, उसको तोड़ने में सहायता मिली। और 1871 में एक घोषणा जारी कर, जब दाइम्योस ने एक पहले 4 प्रमुख खान के दाइम्योस ने अपनी सत्ता समर्पित, भूमियां समर्पित की सम्राट को, उसके बाद अन्य ने भी किया और अंततः 1871 में दाइम्योस की समाप्ति की घोषणा शाही सरकार की तरफ से कर दी गई। सो इस तरीके से ये घोषणा हो गई कि जापान में दाइम्यो या हान्स की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। अब प्रशासनिक इकाइयों को का रिवीजन किया गया और नए सिरे से हान्स की जगह नए सिरे से प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई। दूसरा जो कदम था मेजी शासन का वो था राष्ट्रीय सेना का गठन करना। अभी तक सामुराइज थे, प्रांतीय सेनाएं थी और अब यामागाता ओरितोमो ने सैनिक सुधार का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा 1873 में एक आदेश जारी करके कहा कि संपूर्ण जापान के 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सैनिक सेवा अनिवार्य है। 3 वर्ष की सैनिक प्रशिक्षण और सेवा, उसके बाद 4 वर्ष तक वो आरक्षित सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे जापान को
का सैन्यकरण करने का प्रयास किया। उसके बाद भूमि कर और जो पेंशन्स थी, उनमें भी सुधार किया गया। जो पहले भूमि कर चावल के रूप में लिया जाता था, अब मैजी सरकार ने निर्णय लिया कि वो नकद रूप में लिया जाएगा। और सामुराइज को जो पेंशन दी जाती थी, उसमें भारी कटौती की गई। अ, ये एक बड़ा कदम था। अब जो अगला कदम है, राष्ट्रीय सेना और राष्ट्रीय विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद जापान को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में एक लिखित संविधान देने का विचार आया। अब इसके लिए विचार विमर्श शुरू हुआ, पूरे जापान में इसको लेकर के बहस शुरू हुई कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। और अंततः ये निर्णय जो संविधान बनकर के सामने आया, घोषणा 1889 में की गई, वो शाही निरंकुशता को स्थापित करने वाला संविधान था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन 2 यूनिट्स में, इन 2 इकाइयों में हमने जापान में तोकुगावा शासन का अंत, विदेशियों का आगमन और मेजी पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ा। एक बार पुनः जापान में सम्राट के शासन की स्थापना और सैन्य शासन के अंत के बारे में पढ़ा। तो ये इन 2 इकाइयों का सारांश है। धन्यवाद।